हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग इज एजुकेशन चैनल पर। इस समय क्लास 9th का चैप्टर मोशन चल रहा है, जिसे हिंदी में गति कहते हैं। यह लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यूनिवर्स के हिसाब से वस्तुएं किस स्थिति में होती हैं, वो विरामावस्था में होती हैं या गति अवस्था में। अब इस टाइम हम देखेंगे कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। लेकिन उससे पहले इसका क्विक रिवीजन एक बार करते हैं। हमने देखा था कि अगर एक बस जा रहा है और उसमें आप बैठे हैं और आपके साथ कोई और बैठा है और एक इंसान बाहर खड़ा है, तो वह आप दोनों को देखेगा तो आप दोनों गति की अवस्था में हैं। जबकि आप दूसरे व्यक्ति को देखेंगे जो बस में बैठा है, तो वो आपको विरामावस्था की स्थिति में नजर आएगा। इस तरह यूनिवर्स के हिसाब से कोई भी वस्तु न तो गति अवस्था में है और न ही विरामावस्था में। ये हमने पिछले लेक्चर में जाना था। इसके बाद हमने देखा था सरल रेखीय गति क्या होती है। सरल रेखीय गति उसे कहते हैं जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है, कहीं मुड़ती नहीं है, तो उसे सरल रेखीय गति में कहते हैं। ये भी पिछले लेक्चर में देखा था, जैसे सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति, सीधे चलते हुए कार की गति इत्यादि। कोई भी यूनिवर्स में कोई भी वस्तु होगा वो सीधी रेखा में चलेगा तो वह सरल रेखीय गति में होगा। इसके बाद हमने देखा था वृत्तीय गति क्या होता है। वृत्तीय गति में भी हमने देखा था कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पाथ पर गति करता है, यानी गोलाकार का पाथ हो, गोलाकार का रास्ता हो और उस पे वह चलता है गोलाकार के रास्ते पे, तो उस वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे चारे मशीन की पहिए की गति। उसके बाद कोई एक लड़का मिट्टी का गोला एक रस्सी में बांध ले और उसे घुमाए, तो वो गोला भी वृत्तीय पाथ पे गति करेगा, इसलिए वो भी वृत्तीय गति करेगा। अब गति के वर्णन में हमने देखा था कि निर्देश बिंदु क्या होता है। हम जानते हैं कि इसमें आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। देखिए क्या हो रहा है। गति का वर्णन, यदि हमें समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तन का ज्ञान हो जाए तो हम उस वस्तु की विस्थापन, वेग आदि को ज्ञात कर सकते हैं। परंतु वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु भी कहते हैं। यह तो गति के वर्णन का परिभाषा था। अब हम देखते हैं कि निर्देश बिंदु होता क्या है। निर्देश बिंदु वह बिंदु है जहां से कोई वस्तु चली थी, पहली बार चली थी। जैसे यह कार इस बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे पेट्रोल पंप था, तो पेट्रोल पंप से चली थी, तो यह निर्देश बिंदु है। जहां से चलना स्टार्ट कर देगी वो निर्देश बिंदु हो जाएगा। चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी बिंदु हो, अगर कोई भी वस्तु जिस बिंदु से चलना स्टार्ट करती है उसे उसका निर्देश बिंदु कहते हैं, या जिस बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति को बताया जाता है। मान लीजिए इस बिंदु के सापेक्ष भी बताया जाएगा तो ये भी इसका निर्देश बिंदु ही होगा। यहाँ से अगर बताया जाएगा कि इस बिंदु से या पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर कितना भी दूर गई है कार, तो यह बिंदु इसका निर्देश बिंदु होगा। जैसे मान लीजिए ये है और इसको मान लीजिए ये बी है, तो बी से चली थी लेकिन आपने ए से इसका स्थिति बताया, तो ये भी इसका निर्देश बिंदु हो जाएगा। जिस बिंदु से आप उसकी स्थिति बताएंगे वह उसका निर्देश बिंदु हो जाएगा। अब तो आशा है कि आप लोगों को निर्देश बिंदु समझ में आया होगा। इसमें क्या है, इसमें यही है कि अगर कोई वस्तु जिस बिंदु से चलता है, अगर ए बिंदु से चला और बी पे पहुंच गया, तो उसकी स्थिति जिस बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है, यानी बताई जाएगी कि ए बिंदु से यह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला है, तो यह इसका ए निर्देश बिंदु हो जाएगा। चाहे इस बिंदु से बताया जाए कि यह इस बिंदु से इस दिशा में इधर इतना किलोमीटर गया है, तो ये भी बिंदु इसका निर्देश बिंदु हो जाएगा। कोई भी बिंदु जहां से उसकी स्थिति बताई जा सके वह उसका निर्देश बिंदु ही कहलाएगा। अब आता है दूरी और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इसको पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं। राशियां दो तरह की होती हैं, एक होती है सदिश राशियां और एक होती है अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी।
तो अदिश राशियाँ उन्हें कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होती है। जैसे आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं अंकल 1 केजी सब्जी दीजिएगा, ये थोड़ी ना कहते हैं कि इसको इस दिशा में बैठ के तौलिए, ये तो कहना नहीं पड़ता है आपको। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है अदिश राशियाँ, मतलब इसमें दिशा नहीं होगा। कोई भी क्वांटिटी होगी उसमें दिशा नहीं होगा, अदिश राशि के अंतर्गत आएगी। कोई भी हो, दुनिया की कोई भी क्वांटिटी हो। जैसे इसमें आता है दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, दाब, कई ऐसे क्वांटिटी हैं जो इसमें आते हैं अदिश राशियों में। इसमें परिमाण होता है। अब परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है मान, यानी जैसे कहते हैं 1 केजी सब्जी दीजिए, तो 1 केजी उसमें परिमाण है। अर्थात इस ब्रह्मांड में जितनी भी क्वांटिटी होगी, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी क्वांटिटी ऐसी होगी जिसमें बस परिमाण हो। परिमाण का मतलब होता है मान, उसमें दिशा ना हो, दिशा ना बतानी पड़े, जिसके लिए वह अदिश राशि होगी। जैसे दूरी को हम किधर से भी नाप सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक मापना है, तो ए से बी तक मापना है, तो हम तो इधर से भी माप सकते हैं इस दूरी को, और इधर से भी माप सकते हैं। दोनों तरफ से तो वही आएगा इसका मान। इसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें दिशा कहाँ है? इसमें दोनों तरफ से मापा जा सकता है, इसलिए इसमें दिशा नहीं है, इसलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। अब आता है सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ उसे कहते हैं जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी है, यहाँ एक बक्सा रखा हुआ है जिसे धक्का देना है। अब आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, किस दिशा में फोर्स लगाएंगे कि यह इधर चला जाए, इस बिंदु से ए से यह बी पे चला जाए। तो बी पे ले जाने के लिए इसको इस दिशा में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसमें दिशा भी है, दिशा देखना पड़ेगा तभी तो यह बी पे जाएगा। अगर इधर से फोर्स लगाया जाए तो ये बी पे ना जाकर इधर चला जाएगा, इसलिए इसमें और कितना न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा ये भी देखना पड़ेगा कि इस वस्तु को धक्का देने में कितना न्यूटन का फोर्स लगा। अब बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसलिए इसमें न्यूटन देखना पड़ता है कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये ए से या वस्तु बी पे चली जाए। अब इसमें देखिए, मान लीजिए इस बक्से को पूर्व से पश्चिम दिशा में, ए पूर्व दिशा है यानी ईस्ट है, और बी पश्चिम दिशा है यानी वेस्ट है। तो इसको बक्से को ए से बी तक ले जाने के लिए इसमें मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, 10 न्यूटन का बल लगता है, तब यह ए से बी तक जाता है। अब इसमें ये तो नहीं हो सकता कि बी की तरफ से फोर्स लगाया जाए इधर से 10 न्यूटन और इधर चला जाए, पश्चिम दिशा में चला जाए। तो इधर पश्चिम तो है नहीं, इधर पूर्व दिशा है, ईस्ट है, इधर वेस्ट तो है नहीं कि जाएगा। तो इसलिए इसमें दिशा, जिसमें दिशा बतानी पड़ती हो वह सदिश राशियाँ होती हैं। दुनिया की कोई भी राशियाँ जिसमें दिशा बतानी पड़ती है परिमाण के साथ, वो सदिश राशियाँ होती हैं। अब परिमाण क्या होता है? परिमाण मतलब मान, यानी वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पे 10 न्यूटन ये वैल्यू है, 10 न्यूटन इस यहाँ पे इस बक्से को धक्का देने के लिए फोर्स लगाया जा रहा है, यह इसका वैल्यू है 10 न्यूटन। यह इसमें 10 न्यूटन वैल्यू और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे यह सदिश राशियाँ है, बल सदिश राशि है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की जरूरत होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे स्थिति, यानी स्थिति इस बिंदु से, अभी हमने देखा था कि ए बिंदु से कार को ए से बी तक स्थिति बताने में उसका डायरेक्शन बताना पड़ता था, यानी ए से कार बी पे गई है तो वह किस दिशा में गई है उसमें डायरेक्शन बताना पड़ता था कि ए से इस दिशा में इतने किलोमीटर गई है, उसमें डायरेक्शन बताना पड़ता था। इसलिए यहाँ पे स्थिति भी सदिश राशि है। विस्थापन अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। वेग भी आगे पढ़ना है, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये सब आगे पढ़ना है, ये पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। और ये सारे क्वांटिटी सदिश राशियां हैं, सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब देखते हैं दूरी क्या होता है। इसको इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं।
अब मान लीजिए कोई गाड़ी है, कार है, मान लीजिए कार है, वह ई बिंदु से बी बिंदु तक गई, तो ई से और बी तक मापने पे जितना आएगा वह इस डिस्टेंस का यानी दूरी का वैल्यू हो जाएगा। यानी वस्तु की वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पाथ मतलब रास्ता, यानी कोई वस्तु ए से बी पर चली गई तो यह ए से बी तक उसका पाथ है, रास्ता है, तो इस रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए यह 10 मीटर है तो 10 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी। अब ये इसमें ऐसा नहीं है कि यह सीधा ही चलेगी, कभी यह ऐसे भी चल सकती है, टेढ़ा भी चल सकती है, वर्गाकार भी चल सकती है, कोई इसमें दिशा नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई लड़का है, या ई बिंदु से चलना शुरू किया और बी पे पहुंचा, तो बी पे पहुंचा तो 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यानी 10 मीटर दूरी को या इसने तय कर दिया। और इसके बाद फिर बी से सी पे पहुंचा, फिर 5 मीटर कवर किया, फिर सी से डी पे पहुंचा, फिर 10 मीटर कवर किया, और डी से ए पे पहुंचा तो फिर 5 मीटर। इसकी कुल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, तो 10 5 15 10 25 और 5 30, इतना इसने 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। या फिर उसी स्थान पे पहुंच गया, लेकिन यह 30 मीटर डिस्टेंस कवर करके तब उसी स्थान पे पहुंचा है, तो इसी को दूरी कहते हैं। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पाथ की कुल लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यानी वस्तु जिस बिंदु से चली थी उस बिंदु से किस रास्ते पे गई है, उस रास्ते की लंबाई, यानी जहाँ तक पहुँची है। अब मान लीजिए ए से बी तक पहुँची है, या कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, तो इसकी लंबाई बढ़ सकती है, घट सकती है, तो इस रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। अब दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। अब एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक होता है मीटर, इसका एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होता है। मतलब क्वेश्चन लगाते समय हरदम दूरी को मीटर में लेंगे और समय को सेकेंड में लेंगे, क्योंकि समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए क्वेश्चन को हल करते समय हरदम इसका मात्रक मीटर में लेंगे। अगर किलोमीटर में दिया होगा तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, अगर समय को घंटे में दिया है तो उसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, मिनट में दिया है तो भी सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। यानी किसी भी मात्रक में दिया हो उसको चेंज करना ही पड़ेगा, सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, दूरी को मीटर में चेंज करना ही पड़ेगा कभी भी, किसी भी क्वेश्चन में। अब विस्थापन क्या होता है देखते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यह वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के सबसे छोटे दूरी को, सबसे शॉर्ट वे को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी सबसे शॉर्ट जो रास्ता होगा, मान लीजिए यह ऐसे गया, ए से फिर यहाँ पे बी पे गया, फिर सी पे आ गया, तो इसका शॉर्ट वे कौन सा है, शॉर्ट वे ये तो है नहीं। यहाँ पे ए से बी पे फिर सी पे गया, तो यहाँ पे शॉर्ट वे इसका है ए से सी, यानी यहाँ से बहुत नज़दीक पड़ेगा, जहाँ से नज़दीक पड़ेगा जिस रास्ते से, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होगा। अब मान लीजिए एक झगरू नाम का कोई लड़का है, कोई भी नाम आप मान सकते हैं, और ए से बी पे चला गया। ए से बी पे जाने में इसको 10 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा। 10 मीटर, तो इसका विस्थापन भी 10 मीटर ही होगा, लेकिन यहाँ पे इसने या इधर 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया मान लीजिए, और यहाँ पे 5 मीटर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर नहीं होगा, विस्थापन 5 मीटर नहीं होगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 10 मीटर से यहाँ पे कम होगा। यानी विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा या दूरी के बराबर ही हो सकता है, और नहीं तो जीरो हो सकता है। अब जीरो कैसे होगा,
देखिए जीरो कैसे होगा। यहाँ पे ए से कोई व्यक्ति चला, ए से कोई व्यक्ति चला, ए से चला और फिर बी पे गया, फिर सी पे आ गया, फिर डी पे आ गया, फिर ए पे आ गया। यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ए। मान लीजिए इसको 5 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया, इसने यहाँ पे 13 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 13 मीटर डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे 5 मीटर फिर से डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे फिर से 13 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ए से 5 मीटर, फिर डिस्टेंस तो इसने ज़्यादा कवर किया, 5 13 5 18, 18 और 5, 18 5 23 और 23 और 13, 23 और 13 36। तो इसने 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी 36 मीटर तय किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन इसने कम 0 किया। यहीं से गया था, अब इसका शॉर्टेस्ट पाथ इसी बिंदु पे आ गया, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति भी यहीं पे है, प्रारंभिक बिंदु भी यहीं पे है और अंतिम बिंदु भी यहीं पे है। तो यहाँ पे 0 मापने पे, किसी चीज़ से भी मापेंगे, किसी स्केल से आप मापेंगे तो यहाँ पे 0 ही ना आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है, उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा या 0 होगा, लेकिन उससे अधिक कभी नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। और यह सदिश राशि है, देखिए कैसे सदिश राशि है। यह सदिश राशि इसलिए है, मान लीजिए यह संख्या रेखा है, आपने पढ़ा होगा 8 में संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाना। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, ऐसे मानते जाइए 3 4 5, यहाँ पे 5 मीटर में मान लीजिए, ये 0 से मीटर में जा रहा है इधर, और फिर इधर चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इधर फिर माइनस में आ रहा है, -1 -2 -3 -4, इधर बढ़ता जाएगा, इधर भी। अब मान लीजिए कोई वस्तु 0 से चलना प्रारंभ किया, 0 पे टाइम भी 0 होगा और इस वस्तु का स्पीड भी 0 होगा। अभी स्पीड आगे पढ़ेंगे, इसकी दूरी भी 0 होगी मान लीजिए। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, तो यह गया 1 मीटर, फिर 2 मीटर, ऐसे करते करते यह 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया। लेकिन फिर इसके बाद यह वापस आ गया, वापस आने के बाद फिर इसने यहाँ से फिर इधर 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया मान लीजिए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस बिंदु पे मापा जाएगा, न कि इस बिंदु से इस बिंदु पे, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ पे अंतिम बिंदु, यहीं पे आके रुक गया है और यहाँ से चलना प्रारंभ किया था। तो इसका प्रारंभिक बिंदु 0 है और इधर यहाँ पे -3 इसका अंतिम बिंदु है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, -3 होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यानी 0 भी हो सकता है और डिस्टेंस के बराबर यानी दूरी के बराबर भी हो सकता है। यह 3 केसेस आते हैं इसमें। और डिस्प्लेसमेंट का भी SI मात्रक मीटर ही होता है, यानी विस्थापन का SI मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मात्रक मीटर होता है। मीटर होता है। लेकिन यह सदिश राशि भी होता है इसके साथ साथ, यानी यह वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, बल्कि यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, इसलिए यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें दिखाना पड़ता है कि इस बिंदु से किस दिशा में विस्थापित हुआ यह वस्तु, यहाँ से किस दिशा में। मान लीजिए यह बिंदु बीच में है, ओरिजिन पॉइंट है मान लीजिए, यहाँ पे है ईस्ट, यहाँ पे है वेस्ट, यहाँ पे है नॉर्थ,
यहाँ पे है साउथ। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, इसके बाद समय के बढ़ने के साथ यह वस्तु वेस्ट में चला गया, वेस्ट में मान लीजिए साउथ से गया, फिर इसके बाद वेस्ट में आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वेस्ट होगा, न कि साउथ होगा। साउथ में नहीं जाएगा, इसका डायरेक्शन सीधा वेस्ट होगा, यानी विस्थापित किधर हुए, डिस्प्लेस किधर हुए। तो इसलिए यह सदिश राशि है, तो यह ईस्ट से वेस्ट की तरफ विस्थापित हुई है, यानी डिस्प्लेस हुई है, तो इसमें इसलिए यह सदिश राशि होता है। अब ऐसा नहीं है कि वस्तु हरदम ऐसा ही पाथ तय करेगा, कभी कभी यह सीधा भी पाथ तय कर सकता है, किसी भी पाथ पे चल सकता है। मान लीजिए यहाँ पे टेढ़े मेढ़े पाथ पे भी चल सकता है, लेकिन इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, एक सरल रेखा खींचना पड़ेगा। मान लीजिए 3 बिंदु से इसने 3 बिंदु का डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे ए बिंदु से 3 से अधिक भी डिस्टेंस कवर कर सकता है। मान लीजिए ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, फिर डी पे गया, फिर ई पे गया, ऐसे यह टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस भी कवर कर सकता है। लेकिन इसका विस्थापन जो होगा, यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे डी, इसका विस्थापन डी होगा, यहाँ विस्थापन इसका होगा ए से ई तक, यानी शॉर्ट पाथ, यानी शॉर्ट रास्ता, जितना छोटा रास्ता हो सकता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए, किसी वस्तु विस्थापन डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच मापी गई सरल या सबसे न्यूनतम दूरी, यानी सबसे छोटी दूरी जो होगी, वस्तु का विस्थापन कहलाता है, या दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यहाँ से आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा स्क्रीनशॉट ले करके, क्योंकि नोट्स उपलब्ध कराना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स तैयार करते रहिएगा। अब देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। देखिए, दूरी यह एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है, यानी दूरी में दिशा नहीं होती है, अभी हमने बताया था। विस्थापन यह एक सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, लेकिन दूरी में बस परिमाण होता है, यानी वैल्यू होता है, मान होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। दूसरा, यह पाथ की आकृति पर निर्भर करता है, यानी पाथ की आकृति, मान लीजिए यहाँ पे पाथ की आकृति गोलाकार है, एकदम गोल पाथ है, तो यहाँ से ए से चला था और ए पे ही आ गया, तो इसका पूरा डिस्टेंस जो होगा इसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि के बराबर होगा, लेकिन इसका विस्थापन जो होगा वो 0 होगा। ए से चला था, फिर ए पे आ गया, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति भी वहीं पे है और अंतिम स्थिति भी वहीं पे है, इसलिए यहाँ पे विस्थापन 0 हो जाएगा। इसलिए यह पाथ की आकृति पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए यहाँ से ए से गया और ए से फिर बी पे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता गया, तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ की आकृति पर नहीं निर्भर करता है। पाथ कैसा भी सीधा लिया जाता है, हरदम सीधी रेखा में जाएगा। कभी भी यहाँ से देखिए, यहाँ पे 0 से 0 सीधी रेखा पे, यहाँ से कितना भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता गया हो, या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जोड़ के जो दूरी बनेगा उसी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ ए से गया है, कितना टेढ़ा मेढ़ा गया है, और प्रारंभिक और अंतिम, मान लीजिए यहाँ पे बी है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह एक सीधी रेखा जो ए से बी तक खींची जाएगी, यानी प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभ में जहाँ पे था, शुरू में जहाँ पे था और अंत में जहाँ पर था, जहाँ पर रुका, उस बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जाएगी, यानी वही सबसे शॉर्ट वे तो यही है, सबसे छोटा रास्ता, यही सीधी रेखा मिल रही है हमें, तो इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यह रास्ते के आकार पे नहीं निर्भर कर रहा है, जबकि दूरी रास्ते के आकार पे निर्भर कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, लेकिन अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा मिल गया तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा।
अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे चला गया रास्ता, फिर यहाँ पे ऐसे आ गया, फिर मुड़ा, फिर ऐसे चला आया, फिर घूमते घूमते आया अभी तक, तो इसका डिस्टेंस और ज़्यादा होने लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। तो इसलिए यह रास्ते की आकृति पर निर्भर करता है, यानी पाथ की आकृति पर निर्भर करता है, डिपेंड रहता है पाथ की आकृति पे। लेकिन जो विस्थापन होता है वो पाथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, कभी भी नहीं करेगा। वह एक सीधी रेखा में जो एकदम शॉर्ट वे होगा, जिससे एकदम नज़दीक पड़ेगा अंतिम और प्रारंभिक बिंदु, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। अब तो समझ में आ गया होगा, आशा है। अब यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, डिफिनीशन भी अंतर हो सकता है। देखिए, यह समय के साथ किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ के लंबाई के बराबर होता है। यानी जितना पाथ की लंबाई होगा, यहाँ से 10 मीटर, यहाँ पे जैसे हमने देखा यहाँ पे 10 मीटर, फिर 10 मीटर, यहाँ से 20 मीटर, 15 मीटर, 13 मीटर, जितना भी लेना हो ले लीजिए, मतलब जितना पाथ की लंबाई होगा उसके बराबर ही होगा डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, यह पाथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, देखे हैं, और यह समय के साथ किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ के सबसे न्यूनतम दूरी के बराबर होता है। जबकि यह पाथ के लंबाई के बराबर होता है, यानी पाथ की लंबाई कितनी है यह दूरी होता है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, अंतिम बिंदु तक कितना डिस्टेंस है, एक शॉर्ट वे में, या ये नहीं कि ये डिस्टेंस ले लेंगे आप, शॉर्ट वे यानी छोटा रास्ता, जितना छोटा हो सके वही डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी विस्थापन होता है। अब यह सदैव धनात्मक होता है, दूरी हरदम धनात्मक होता है, किधर से भी नापिए वह धनात्मक ही होगा। लेकिन विस्थापन होता है, यह ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे एक वृत्तीय पाथ पर किसी वस्तु ने गति किया, यानी गोल पाथ है, गोल रास्ता है, तब गोल रास्ते पे गति करेगा तो गोल रास्ते पे तो डिस्टेंस उसका बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर ए पे आ गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कुछ होगा और डिस्टेंस भी कुछ होगा। यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए x, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कभी भी इससे छोटा ही होगा। अब बराबर भी हो सकता है जब वह सीधी रेखा में चलेगा। अब सीधी रेखा में चलेगा तो डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन यह तो वृत्तीय पाथ पर चल रहा है, तो यह 1 मीटर यहाँ से ए से बी तक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट तो कम ही होगा, लेकिन अगर एक पूरा चक्कर लगा दिया तो यह जीरो हो जाएगा। और कभी भी यह डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता है, ये याद रखिएगा। और यह ऋणात्मक भी हो सकता है, जैसे अभी हमने संख्या रेखा पर देखा। और कई ठे अंतर हैं इसमें, जैसे वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य होने पर उसका विस्थापन भी शून्य हो जाता है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, जो वो वस्तु अगर जीरो की में चली तो यह भी जीरो होगा, लेकिन अगर विस्थापन जीरो हो तो ये जरूरी नहीं कि दूरी जीरो होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूरी अगर जीरो है, यहाँ पे कुछ नहीं चला, कितने समय तक वस्तु यहाँ पे खड़ा ही है, तो यहाँ पे जीरो इसका डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति भी यहीं पे है और अंतिम स्थिति भी यहीं पे है। लेकिन इसने डिस्टेंस कवर कर दिया, एक सरकमफ्रेंस कवर कर दिया, एक परिधि कवर कर दिया, लेकिन तभी भी इसका विस्थापन जीरो है, लेकिन इसकी दूरी तो जीरो नहीं है। इसमें यही अंतर होता है। ये 5 अंतर हो गए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक समान गति और असमान गति, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।